हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 अगस्त, 10 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 17 अगस्त का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 है और विक्रय मूल्य 130 है। यहाँ छूट का दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 170 का सामान 130 में बिका है। यहाँ पर कितना का डिस्काउंट मिला है? 40 का। ठीक है, 40 का डिस्काउंट मिला है किस पर? 170 पर। तो ये कितना परसेंट होगा वही पूछ रहा है। तो 100% से इसको गुना करेंगे और निकाल लेंगे। 0 0 कट जाएगा। 4 गुना 100 400 हो रहा है और नीचे 17। तो यहाँ ऑप्शन काफ़ी नज़दीक है तो इसलिए इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 17 दूना 34। ठीक है, बचा 6, 60 हुआ, 17 तिया 51, 9, 17 पचे 85, यानी कि 23.5% के अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 60 का 15% डैश के 45% के बराबर है। देखिए 60 का 15% कितना होगा? 15 छक्के 90, यानी 9 हो रहा है। 9 जो है एक्स का 45% है। तो ये 9 से कटा देते हैं 5 बार में, 5 से इसको कटा देते हैं 20 बार में। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 20 इस तरफ जाएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। करा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर इस सवाल का आंसर देना है। तो पूछ रहा है, श्री राजेश किस वर्ष पैदा हुए थे? और स्टेटमेंट है हमारे पास कि वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं। बनाते हैं इसको। राजेश जो है अपने पिता यानी फादर से 25 साल छोटे हैं। ये पहला हो गया। दूसरा का क्या है? इसमें कह रहा है राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी, उनके पिता से 35 साल छोटी है। यानी राजेश की जो बहन है, सिस्टर, वो अपने पिता यानी फादर से 35 साल छोटी है। ठीक है, तो इसमें 35 माइनस कर दें। तो देखिए राजेश की बहन कब पैदा हुई थी? 1974 में। ये हुई थी 1974 में पैदा। तो उनका पिताजी कब पैदा हुआ होगा? 35 इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पर बच गया 3, यानी कि 1939। 1939 में उनके पिताजी का जन्म हुआ होगा। अब बताइए राजेश का जन्म कब हुआ होगा? यहाँ पर आते हैं। अब राजेश का जन्म हुआ होगा, ये पिताजी से 25 साल छोटे हैं, यानी कि 1939 के 25 साल बाद ही राजेश का जन्म हुआ होगा। तो इसमें 25 हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना होगा? 9 5 14, बचा 1, 3 2 5 1 6, 1964। तो राजेश का जन्म ईयर निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कथन ए और बी दोनों पर्याप्त है। ठीक है, कोई एक कथन पे तो निकालना संभव नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है? 3/2 प्राप्त करना है, 2/3 में क्या जोड़ना है? 2/3 में x जोड़ देते हैं और 3/2 प्राप्त कर लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3/2 माइनस 2/3। ये एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पर 9 माइनस 4 आएगा तो ये आ जाएगा 5/6। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये गलत लिया है। अगला सवाल देखते हैं। 6561 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, 81 इसका सही आंसर है। अगर वर्गमूल याद नहीं है तो इसको 6561 को निकाल सकते हैं इस तरह से। अगला सवाल देखते हैं। 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी इस प्रकार की, उनका औसत 16 है। ए और बी का औसत 9.5 है। सी और डी का औसत क्या है? देखिए ए बी सी डी का औसत 16 है तो ए बी सी डी का योग कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 16 गुना 4 कर देंगे। 4 संख्या है तो ये हो जाएगा 64। अब यहाँ ए बी का औसत 9.5 है तो ए बी का योग कितना होगा? 9.5 गुना 2 कर देंगे क्योंकि 2 संख्या, तो ये हो जाएगा 19। तो पहला वाला में से दूसरा घटा देंगे तो सी प्लस डी का मान निकल जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 64 में 19 घटाएंगे तो 14 में 9 घटा 5, यहाँ बचा 5 में से घटा 4, 45 आ रहा है। तो इसका एवरेज निकालना तो 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सी और डी मिला के 2 संख्या है तो ये आ जाएगा 22.5। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। करा एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में कितना का समय लग जाता है? टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है? देखिए मान लेते हैं पहला पाइप जो भर रहा है उसका नाम ए है, जो कि 2 घंटा में भर देता है। ठीक है, और दूसरा जो ये लीकेज है रिसाव, इसका नाम बी है।
तो ए और बी जब एक साथ चलता है तो इसको कितना टाइम लग जाता है भरने में, 2.2/3। ये हो जाएगा 3 दूना 6 2 8/3। ठीक है। अब टंकी का कैपेसिटी निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 और 8 का 8 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 3 यूनिट। देखिए ए अकेले 4 यूनिट भरता है और ए बी मिलके 3 यूनिट भरता है। इसका मतलब बी जो है ये 1 यूनिट खाली कर देता है। ठीक है, इसलिए ये 1 यूनिट कम भर पाता है। तो यही पूछ रहा है कि ये जो बी है हमारा लीकेज, ये टोटल टंकी को, मतलब ये टंकी जो भरा हुआ है इसको कितना देर में खाली कर सकता है। तो एक इसका एफिशिएंसी है, तो एक से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 घंटा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। पी वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है कि पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को n को 2 भाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। तो p का मान क्या है। देखिए पहला ऑप्शन 3 है, तो 3 से बड़े प्रत्येक संख्या को हम लोग लिखते हैं। 3 से बड़ा 4, फिर 5, फिर 6, इसी तरह से आते रहेगा। तो इससे बड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है कि p से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, यानी वो पूर्णांक n होगा, वो 2 भाज्य संख्याओं के रूप में, योग के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला संख्या इसका क्या हो गया, 3 से बड़ा 4। तो 4 को 2 भाग में तोड़िए। मान लेते हैं पहला क्या आएगा, 1 3, ठीक है, उसके बाद 2 2, के बाद तो अब नहीं है, ये 2 पेयर इसका बनेगा। तो 1 और 3 में दोनों भाज्य संख्या नहीं है, दोनों अभाज्य। ये 3 तो अभाज्य है, एक अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 2 और 2 आया है, तो 2 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है पहला ए, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ी संख्या 4 है जिसको 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, योग के रूप में यहाँ जोड़ दिए दिए। अगर 5 को करेंगे, ये पहला कंडीशन में ही ये फेल हो रहा है, क्योंकि इस यहाँ पर कह रहा है कि इससे बड़े प्रत्येक n संख्या को भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 तो नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं 11 पर। 11 से बड़ा है पहला संख्या 12, 12 ले लेते हैं, इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, 1 + 11। ठीक है, उसके बाद 2 + 10, 3 + 9, उसके बाद 4 + 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको तोड़ा जा रहा है। 10 और 2, ये तो 2 भाज्य है, ये अभाज्य है, और 10 भाज्य, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है। 3 और 9, इसमें 3 अभाज्य है, 9 भाज्य है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक जोड़ा आया है, यहाँ पर 4 और 8 का, दोनों भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 7। ठीक है, उसके बाद 6 और 6, तो यहाँ भी आ रहा है दोनों भाज्य संख्या, यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो किसी न किसी पेयर के रूप में इसको तोड़ सकते हैं 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में। ये कर लेते हैं समझने के लिए। 6 से बड़ा 7, तो 7 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, 1 से शुरू करेंगे तो 1 और 6, 2 और 5, सब अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद 3 और 4, और फिर क्या आ जाएगा, अब जब करेंगे 4 + 3 तो फिर ये रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक लेंगे, इनमें से दोनों भाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी, यही सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री बटा ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री का तो काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है, ऐसा करना भी नहीं है हमेशा। एक सूत्र याद रखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं। ये हो जाता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिए, और इसको लिख दिए 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, उसके बाद 1 - कॉस थीटा। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ जब लगाएंगे तो a + b इंटू a - b आया। ये 2 बार है तो 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइन थीटा इस तरफ रखेंगे और वहाँ से 1 + कॉस थीटा इस तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, 1 + कॉस थीटा, और फिर 1 - कॉस थीटा उस तरफ रह गया। ठीक है, ये वाला, और यहाँ से एक साइन थीटा को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर सवाल में ये रहे तो इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, अगर ये रहे तो ये इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, और सवाल के अनुसार देखेंगे कि किसको रिप्लेस करने से फ़ायदा है। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू जो हमारे पास साइन थीटा बट्टा 1 + कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा 1 + कॉस थीटा, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसके जगह पर ये रख देंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 - कॉस थीटा है, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री, और प्लस है, प्लस देंगे 1 + कॉस 30 डिग्री, नीचे आ जाएगा साइन 30 डिग्री।
तो ये देखिए एलसीएम तो साइन 30 ही आएगा, और एलसीएम ये आएगा, और ऊपर जो है गुना करके इतना ही हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस 30 प्लस है 1 प्लस कॉस 30 ही आएगा। तो ये देखिए -30 और यहाँ पर प्लस कॉस 30, ये दोनों कट जाएगा, और क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ रहा है, नीचे साइन 30 आ रहा है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये 1/2, ठीक है। अब जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4, तो 4 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। एक्स 94 प्रश्न का उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो एक्स द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या है। देखिए टोटल 94 प्रश्न का उत्तर देता है, तो हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि 94 प्रश्न का उत्तर जो है ये पूरा का पूरा सही दिया है, तो उसको कितना अंक मिलना चाहिए, एक प्रश्न पे 4 अंक दिया जाता है, तो टोटल नंबर उसका हो जाएगा 94 × 4, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 बचा 1 9 चौके 36 1 37 376 नंबर। लेकिन उसको नंबर कितना मिला है 141, तो 141 इसमें माइनस कर दीजिए, तो बचेगा क्या 5 3 यहाँ पर 2 235 नंबर इसका बच गया। ये जो 235 नंबर इसको कटा है, यानी अगर पूरा सही देता तो 376 नंबर मिलता है, लेकिन उसको मिला कितना है 141, तो कटा उसका कितना नंबर 235। ये जो 235 नंबर है इसका ये कट चुका है, माइनस में चला गया है। किस कारण से, क्योंकि उसको गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो देखिए 1 अंक ही नहीं काटता है, अगर मान लीजिए एक आप सही आंसर देंगे तो उसके लिए आपको 4 दिया जाएगा, लेकिन आप एक गलत आंसर देंगे तो 4 तो आपका जाएगा ही, उसके साथ साथ एक जो नेगेटिव है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो कुल मिला के एक प्रश्न का गलत देने पर 5 का नुकसान है, ठीक है। तो टोटल नुकसान इसको हुआ 235, लेकिन एक का नुकसान कितना है 5, तो 235 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 सत्ता 35, यानी कि 47। कहने का मतलब है कि 47 जो क्वेश्चन है उन्होंने गलत किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। विभिन्न पार्टियों द्वारा जीते गए सीटों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है। पूछ रहा तालिका के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। पार्टी बी ने डैश क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीटें जीती है, तो पार्टी बी कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ पर ये इसका सीट है, तो सबसे अधिक कहाँ है 86, जो कि है उत्तर में, तो उत्तर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। कितने समय में 4400 रुपये ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 रुपये हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है। देखिए 4400 है और इसको मिश्रधन कितना मिल रहा है 4576। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट इसको मिल रहा है कितना मिल रहा है 176 रुपये, ठीक है। और 176 रुपये मिल रहा है, इसका रेट है 8% वार्षिक, और ब्याज कैलकुलेट किया जाता है अर्धवार्षिक, तो एक अर्धवार्षिक में इसको कितना मिलेगा, यानी 6 मंथ का जो अवधि है उसमें इसको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 8% का आधा, यानी कि 4%। तो यहाँ जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि 4400 रुपये का 4% ही 176 होता है, ठीक है। 4400 का 4% 176 है, 44 गुना 4 176, ठीक है। तो जब एक ही बार 4% दिया गया तो कितना समय होगा 6 महीना का अवधि होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए इस तरह से एक चक्रीय चतुर्भुज हम बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज का जो एक नियम होता है कि इसका जो आमने सामने का कोण होता है, यानी ए और सी, ये मान लीजिए कोण ए है प्लस कोण सी है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरह कोण बी प्लस कोण डी का मान भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का योग 180 और इन दोनों का योग 180 होगा। अब आते हैं स्टेटमेंट पर। यहाँ पर कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए ये दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग कोना लेंगे ए और सी को, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर है, कॉस स्क्वायर सी यहाँ पर है, तो लिखते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी,
उसी तरह इन दोनों को भी लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस ए प्लस कॉस स्क्वायर डी। ठीक है, अब देखिए एक नियम ये भी होता है कि अगर ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है तो कॉस ए प्लस कॉस बी जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये नियम भी याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए अगर इसको हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस सी, उसके बाद फिर आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस सी। जबकि यहाँ पर ए प्लस बी का मान यानी कि ए और ए प्लस सी का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, दोनों का 180 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब 180 मान रहे दोनों का तो क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस कॉस बी 0 हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो वैल्यू हमारा 0 है, जब ये 0 है इसके साथ ये गुना लगा हुआ तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, माइनस है माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और फिर ये कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर डी बन जाएगा। तो कॉस बी प्लस कॉस डी, फिर उसके बाद हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस डी। ठीक है, यहाँ पर तो इसका भी वैल्यू जब बी और डी यहाँ पर मिलके कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ना कि ए, ये गलत लिया है। अगला सवाल देखते हैं। 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ये M1 D1 T1 बटा W1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो पहले क्या है, M1 यानी कि 16 है, टाइम कितना है 8 दिन का, और घंटा में 12 दिन का, और काम जो है 3 गुना है। दूसरा पार्ट में 3 गुना है, पहला पार्ट में 1 यूनिट मान लेते हैं और दूसरा पार्ट का 2 यूनिट मान लेते हैं। ये 3 गुना है तो 3 यूनिट मानेंगे। ठीक है, दूसरा का निकालना है आदमियों का संख्या, तो यहाँ पर M2 लिख देते हैं। उसके बाद इसका 24 दिन का टाइम लग रहा है, 24 और घंटा में 8, सबको कटा देंगे आंसर आ जाएगा। 3 8 24, 8 8 कट जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, तो 2 गुना 12, M2 का वैल्यू आ जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती है वह कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टी है और यहाँ पर जीता गया सीट है, तो सबको जोड़ के देख लेंगे, जिसका अधिक होगा वही आंसर होगा। तो ये कितना आ रहा है, 40 30 70 30 120 120 14 5 19, तो 139। ये कितना आ रहा है, 20 70 90 90 और 80 170, 170 24 194, और ये 80 70 150 20 170 170 3 1 4 4 8 1 9 179, और ये तो बहुत कम है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रहा है बी का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कोड मास है, इसको सॉल्व करना है। पहले यहाँ पर भाग करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, उसके बाद गुना है तो 2 गुना 2 4, 15 में यहाँ माइनस है आगे, तो 15 में 4 घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 11। अब 14 में 11 घटाएंगे तो 3 आएगा, 18 में 3 घटाएंगे तो 15 आएगा, फिर 36 में 15 घटाएंगे तो 21 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो 435 के नज़दीक जो वर्ग संख्या है वो कौन सा है, 441। ठीक है, जो कि 21 का स्क्वायर है, और इससे जस्ट छोटा जो है वो 400 है, जो कि है 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 435 दिया हुआ है, 441 वर्ग संख्या, तो कितना जोड़ना चाहिए इसमें, 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, तो 6 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई हल नहीं है तो के का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए जब कोई हल नहीं होता है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन 0 करेंगे तो b कितना है, यहाँ पर x का जो गुणांक है k वो हो जाएगा, यानी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 वो होगा। उसके बाद c का मान है k, ये लेस देन 0 है। अब यहाँ से k कॉमन ले लीजिए,
उसके बाद कोष्टक में बच जाएगा के माइनस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से के का दो वैल्यू आएगा। एक तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर के माइनस 4 को उस तरफ भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पहला वैल्यू के का जो है वो लेस देन 0 है। दूसरा निकालते हैं हम, अगर ये के को इस तरफ भेजेंगे तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, के लेस देन 4 है। तो ये देखिए के का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है, तो हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करके ये पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। जब वैल्यू पॉजिटिव है यानी के का मान 4 से कम है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है ये, ठीक है, तो के का वैल्यू कहाँ होगा, 0 से बड़ा लेकिन 4 से कम होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो और शुरुआत में जब टंकी खाली थी, पाइप ए और सी को चालू किया गया। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लग गए। तो पाइप बी को कितने घंटे के लिए चलाया गया। देखिए पाइप ए है 18 घंटे में भरता है, पाइप बी है 27 घंटे में भरता है और तीसरा पाइप सी है 45 घंटे में खाली कर देता है। तीनों का एलसीएम 270 आ जाएगा और 18 से 270 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 15। ठीक है, उसके बाद 27 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और 45 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 6। ठीक है, 45 से 135 दूना 270। तो ये खाली करने वाला पाइप है तो इसको नेगेटिव में लिखेंगे। अब आगे देखिए, टोटल टाइम कितना लेता है जब तीनों को एक साथ चलाया जाता है। नहीं, तीनों को एक साथ नहीं, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि पहले पाइप ए और सी को चालू किया जाता है, उसके बाद ए को बंद करके बी को चलाया जाता है। इस प्रकार टंकी भरने में 55 घंटे लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मानना पड़ेगा कि पाइप ए और सी को जो चालू किया गया है ये एक्स घंटा चला है। ठीक है, पाइप ए प्लस सी ये एक्स घंटा तक चला है। टोटल टाइम लग गया 55 घंटा, जिसमें एक्स घंटा ए और सी चला है। उसके बाद बचा कितना, 55 माइनस ये एक्स घंटा जो पहले चला वो माइनस कर देंगे तो बचा हुआ घंटा निकल जाएगा। अब इतना जो काम किया है कौन किया है, बी किया है। ठीक है, ए के साथ में, क्योंकि ए को बंद कर दिया गया है तो ये बी प्लस सी मिल के काम किया है। जब दोनों काम को जोड़ेंगे तो कितना काम होगा, 270। ठीक है, अब सिंपल सा है, सबका एफिशिएंसी यहाँ पर बैठा देंगे। ए प्लस सी का कितना हो जाएगा, ए का 15 है, सी का -6 है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 9। 9 गुना एक्स, 9x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 55 माइनस एक्स है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब बी प्लस सी का एफिशिएंसी देना है, तो बी का 10 है, सी का -6 है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, 10 में 6 घट जाएगा तो 4 से इसको गुना करेंगे, बड़े उस तरफ बचेगा 270। अब देखिए यहाँ पर 4 गुना एक्स 4x हो रहा है, 9x में 4x माइनस होगा तो 5x बचेगा। उसके बाद बराबर देते हैं, 270 इस तरफ है और ये जो 55 गुना 4 हो रहा है 220 उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा 220। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 50/5। x का वैल्यू कितना आ गया, 10। ठीक है, यानी ए और सी साथ में 10 घंटा काम किया, x का वैल्यू आ गया 10। तो बी और सी साथ में कितना घंटा काम किया होगा, ये वैल्यू है 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 10 है तो 10 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर, पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया था, 45 घंटा। अगला सवाल देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ, शीर्ष का निर्देशांक। ठीक है, तो क्या सब है, पहला निर्देशांक है 2 4, दूसरा है -3 -1, तीसरा है 5 3। ठीक है, देखिए जब इस तरह का सवाल रहे तो इसमें फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाएंगे, काफ़ी लंबा जाएगा। तो इसमें क्या करना है, किसी एक शीर्ष का निर्देशांक को 0 कर लेना है। तो मान लीजिए इसको 0 करना है तो क्या करना होगा, हमको 2 इसमें माइनस करना होगा, इसमें -4 करना होगा। जब इसको करेंगे तो ये देखिए 4 में 4 घटा 0, इधर 2 में 2 घटेगा 0, यानी ये निर्देशांक 0 0 हो गया। जब इसमें माइनस किए हैं तो सब में माइनस करना पड़ेगा, इसमें भी करते हैं, -2 -4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5, माइनस का 5 हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 5 हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा में भी माइनस करेंगे, -2 -4, तो ये हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा -1। ठीक है, निकल गया। अब ये 0 है, इसको छोड़ देना है, ये दोनों को लेके चलना है। तो क्या करना है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, एरिया बराबर इन दोनों का जो लास्ट वाला पद है
ये देखिए बाहर वाला दोनों को गुना करेंगे और अंदर वाला दोनों को गुना करके अंतर ले लेना है और उसका आधा कर देना है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो 1/2 गुना बाहर वाला गुना करके कितना हो रहा है -5 और -1 प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, अंतर लेना है, अंदर वाला गुना करना है। 5 दिया 15, माइनस का 15 हो रहा है तो माइनस का 15 देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो रहा है 1/2 गुना 5 माइनस माइनस प्लस और 15, 15 5 20 होगा, ये कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, कुछ भी आए आंसर लगा देना है। ठीक है, 10 आया प्लस में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। ये सिंपल सा है, 576 का वर्गमूल क्या है, ये 24 का स्क्वायर है, तो 24 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।